नमस्कार। जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि हम जनपदीय साहित्य या लोक साहित्य को समझने के क्रम में पिछले कुछ क्लास में लोक या जन क्या है तथा इससे किस तरीके से साहित्य का विकास हुआ है, इसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। इससे पूर्व हम लोगों ने लोक को जाना, जन को जाना, जिस जन और लोक के विषय में हम आगे विस्तृत रूप में बात करने की ओर अग्रसर होंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने लोक क्या है या लोक किसे कहेंगे, विभिन्न शब्दकोशों द्वारा वर्णित इसकी परिभाषा या उसमें दिए गए अर्थ को समझा था तथा कुछ विद्वानों द्वारा अपने शब्दों में जिन लोक या लोक से जुड़े अर्थों को परिभाषित करने के क्रम में परिभाषाएं दी गई हैं उसको देखा था। तो इस तरीके से हम भली भांति लोक को समझने की एक पूरी की पूरी परिस्थिति या पूरे के पूरे सदृश्य को हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। आज हम इस लोक या जिस जन या लोक को समझने के क्रम में उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता तथा दैनिक क्रियाकलापों में वह किस तरीके से अपने जीवन को रत रखता है उसको समझने की पूर्णतः कोशिश करेंगे और यह देखने की कोशिश करेंगे कि वह शिष्ट जन या शिष्ट लोगों से किन किन स्थितियों में अपने पारिवारिक या दैनिक क्रियाकलापों को अलग करता हुआ नजर आता है या किस तरीके से वह शिष्ट समाज से अपना अलग समाज व्यवस्थित करता है। उसी समाज में रहते हुए, उसी स्थान पर रहते हुए वह अपनी दैनिक क्रियाकलापों या रोज़मर्रा के जीवन के जो क्रियाकलाप हैं, घटनाएं हैं, परिघटनाएं हैं, अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है, उसको किस तरीके से औरों से अलग करता हुआ या औरों से अलग जीता हुआ नज़र आता है। इसकी अपनी जो संस्कृति है, प्रथा है, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, उन परंपराओं का कहीं न कहीं जो स्तर दिखाई पड़ता है, कहीं न कहीं जो स्थिति दिखाई पड़ती है, वह उच्च या श्रेष्ठ जनों या शिष्ट लोगों से किस तरीके से अलग है, इसको हम कहीं न कहीं देख पाते हैं, समझ पाते हैं। तो इस क्रम में हम लोग अब लोक जो साहित्य है उसमें जो लोक है जिसको हम लोगों ने पीछे जाना भी था, समझा भी था, उसमें लोक उन लोगों के अपनी जो संस्कृति या सभ्यता दिखाई पड़ती है वह क्या है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। तो हम इसे भली भांति समझने के लिए देखते हैं कि यह लोक संस्कृति का जो इतिहास, जिन लोक साहित्य में लोक की जिस पर बात कर रहे हैं उनका किस तरीके से दिखाई पड़ता है, वो हम यहाँ देखते हैं। तो अगर हम इस पे गौर करें तो प्राचीन भारतीय साहित्य के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वैदिक काल से ही इस देश में जो संस्कृति है वो दो तरह की धारा को लिए हुए दिखाई पड़ती है। एक है शिष्ट संस्कृति और एक है लोक संस्कृति। जैसा कि हम पीछे की भी क्लास में इस बात को व्याख्यायित कर चुके हैं कि हमारे समाज में जिस किसी भी ग्रामीण स्तर पे हो या नगरीय स्तर पे हो, जिस समाज के विषय में हम बात करते हैं कि उन तमाम तरह के जो लोगों का एक समूह या जत्था जब एक जगह एकत्रित होकर रहने लगता है, निवास करता है और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलाप या आपसी कहीं न कहीं अंतः क्रियाकलापों को वर्णित करता हुआ नजर आता है, तो इस तरह के परिवेश या जो सामाजिक क्रियाकलाप हैं उससे ही कहीं न कहीं वर्णित होकर एक समाज की निर्मित होती है। और यही समाज हम मूल रूप से किसी भी देश या किसी भी समाज को, किसी भी देश की एक व्यापक फलक को परिणित करने के लिए हम देख पाते हैं। तो जिस समाज की हम यहाँ बात कर रहे हैं
उस समाज में दो तरह की संस्कृतियों को हम पाते हैं। एक है शिष्ट जन की संस्कृति और दूसरी है लोक संस्कृति। शिष्ट जनों की संस्कृति में हम उस तरह के समाज को इसमें शामिल पाते हैं जो कहीं ना कहीं अपने श्रेष्ठता, अपने उच्चता, अपने एक पुरातन या पारंपरिक जो वेद शास्त्रों, ग्रंथों, पोथियों से वर्णित संस्कृति है, सभ्यता है, उसको लिए हुए दिखाई पड़ता है और उसी के आधार पर अपनी एक अलग पहचान निर्मित करता है। तो वह एक संस्कृति देखने को मिलती है। दूसरी संस्कृति वह लोगों की संस्कृति है, उन लोगों की संस्कृति है जो इनकी श्रेष्ठता ग्रंथों, पोथियों से कहीं अलग अपने जनजीवन के क्रियाकलापों, अपने स्थानीय भाषा में रत जीवन के उन पहलुओं को यथार्थ रूप में भोगता हुआ नजर आता है। जो जैसा वह जीता है उसी के अनुसार वह दिखता भी है। उसकी एक अपनी अलग पहचान है, उसकी अपनी एक अलग जीवन क्रियाकलाप है। उस जिस भाषा में वह अपने को जीता है, पगता है, बोलता है, लिखता है और कहीं ना कहीं अपने क्रियाकलापों को करता हुआ नजर आता है, वह सामान्य जन या स्थानीय जनजीवन की भाषा या बोली होती है। तो इस तरीके से न तो वह कोई दिखावा करता है, न उसमें कृत्रिमता का बोध होता है, न उसमें बनावटीपन का बोध होता है। वह सामान्य जनजीवन जीता हुआ व्यक्ति दिखाई पड़ता है। तो इस तरह के व्यक्तियों का जो साहित्य या संस्कृति निर्मित होता है वह लोक संस्कृति कहलाती है, लोक साहित्य कहलाता है। तो यदि हम शिष्ट संस्कृति की जहाँ तक बात करें तो शिष्ट संस्कृति में शिष्ट संस्कृति से हमारा जो तात्पर्य है उस अभिजात वर्ग की संस्कृति से है जो वैदिक विकास के उच्चतम शिखर पर पहुंचा हुआ था, जो अपनी प्रतिभा के कारण समाज का अग्रणीय पथ प्रदर्शक था तथा जिसकी संस्कृति का स्रोत वेद या शास्त्र थे। निश्चित तौर पर हम इससे पहले भी और अभी हम बात भी कर रहे हैं कि यहाँ दो तरह की सामाजिक व्यवस्था में लोगों का स्तर देखने को मिलता है। एक है शिष्ट समाज या शिष्ट व्यक्ति जो अपने को उच्च या कहीं ना कहीं संपन्न धनी वर्ग के रूप में पाता है और अपनी एक अलग ही मर्यादा या स्थिति को रखता हुआ नजर आता है। यह ज़्यादातर वेद जो ग्रंथ होते हैं, उपनिषद होते हैं, पांडित्यपन होता है, उसके कहीं ना कहीं फलक में अपने को बंधा हुआ पाता है और कहीं ना कहीं एक राजसी या उच्च श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए अग्रसर है। उस तरह के व्यक्तियों का कहीं ना कहीं एक जत्था दिखाई पड़ता है। तो इनकी जो क्रियाकलाप या अंतः जो आपसी एक संबंध है, आपसी जो स्थितियां हैं जिनसे वह कहीं ना कहीं अपने को बनाता है, गढ़ता है, वह सभी शिष्ट संस्कृति या शिष्ट साहित्य के इर्द गिर्द दिखाई पड़ते हैं। लेकिन हम इस शिष्ट साहित्य से अलग जब हम लोक संस्कृति या लोक साहित्य पर बात करते हैं तो लोक संस्कृति से यहाँ पर जिन लोगों से अभिप्राय है उसमें उस संस्कृति से हम यहाँ पर देख पाते, उस संस्कृति का वर्णन हम यहाँ कर पाते हैं जो अपनी प्रेरणा लोक से प्राप्त करती हुई दिखाई पड़ती है, जिसकी उस भूमि उस का तात्पर्य है जिससे वह उत्पन्न होता है, वह जनता होती है जो वैदिक विकास के निम्न धरातल पर उपस्थित होती है। यदि ऋग्वेद तथा अथर्ववेद का सूक्ष्म दृष्टि से अध्ययन किया जाए तो यह पार्थक्य स्पष्ट हमें दिखाई पड़ता है। पार्थक्य का तात्पर्य है पृथकता, जो अलगाव हमें देखने को मिलता है। क्योंकि यदि हम लोक साहित्य की बात यहाँ पर कर रहे हैं और वह ऋग्वेद में जिस साहित्य का वर्णन करने या जिन लोगों का वर्णन करते हुए दिखाया गया है उन ऋग्वेदों के माध्यम से उस शिष्ट समाज के विषय में ही बात की गई है कि किस तरीके से उन्हें अपने जीवनचर्या का या क्रियाकलाप को भोगते हुए नजर आना चाहिए, किस तरीके का उनका एक समाज होना चाहिए। उन नियम कायदों को बताया गया है, सामाजिक जनजीवन को बताने की कोशिश की गई है। साथ ही साथ यह भी बताने की कोशिश की गई है कि किन मर्यादाओं
किन परंपराओं और किस तरह की स्थितियों को वह अपनी दैनंदिन क्रियाकलापों में भोग सकता है, जी सकता है। तो ये एक पूरी नियमबद्ध जो कहीं ना कहीं दैनंदिन क्रियाकलाप हैं, वह शिष्ट साहित्य अपने इर्द गिर्द भोगता हुआ नजर आता है। तो लेकिन लोक साहित्य या जन साहित्य में इस तरह की कोई नियमबद्धता नहीं देखने को मिलती, बल्कि वह इन सब से दूर अपने यथार्थ जीवन को जीता हुआ नजर आता है, और वह यथार्थ जीवन वह जैसा भोगता है, जैसा जीता है, उसी रूप में उसे वर्णित होता है। तो इसीलिए लोक साहित्य शिष्ट साहित्य या सामान्य जो मुख्य धारा का साहित्य है उससे अलग दिखता है। यदि हम बलदेव उपाध्याय की इस परिभाषा पर गौर करें तो वो लोक साहित्य या लोक संस्कृति की परिभाषा को वर्णित करते हुए बताते हैं कि जो लोक संस्कृति है वह शिष्ट संस्कृति की सहायक होती है। शिष्ट संस्कृति यानी ये लोक जो संस्कृति है जिसमें लोग जीते हैं अपनी गरीबी, अपनी यथार्थता, अपनी मजबूरी, अपनी निर्धनता और अपने आचार विचार, जो निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, जो कहीं ना कहीं अपने को स्थानीय भाषा से जोड़ते हुए नजर आते हैं, उन लोगों की जो संस्कृति वो शिष्ट संस्कृति की सहायक होती है, तथा किसी देश के धार्मिक विश्वासों, अनुष्ठानों तथा क्रियाकलापों के पूर्ण परिचय के लिए दो संस्कृतियों में परस्पर सहयोग अपेक्षित रहता है। यह हमारे केवल भारतीय संस्कृति या भारतीय समाज की बात नहीं है, बल्कि किसी भी देश की संस्कृति या समाज में दो तरह के लोगों की बात होती है। एक शिष्ट जन की जो स्थिति होती है, जनता होती है जो उच्च और अपने को श्रेष्ठ समझती है, उसी समाज में रहते हुए अपनी अलग संस्कृति डेवलप करती है, अपनी अलग पहचान बनाती है, और वह पहचान कहीं ना कहीं कृत्रिम ज़्यादातर दिखाई पड़ती है, बनावटी रूप में ज़्यादा देखने को मिलती है। लेकिन इनसे इतर जो सामान्य जनजीवन जीते हुए व्यवहारिक ज्ञान या व्यवहारिक जीवन को ज़्यादा अपने आसपास पाते हैं, उनके ही जीवन के क्रियाकलापों को यहाँ बताते हुए बलदेव जी कहते हैं कि हम इस दृष्टि से अथर्ववेद या ऋग्वेद को एक पूरक मानते हैं। क्यों? क्योंकि ऋग्वेद में जिस लोगों की बात, जिस जनता की बात की गई है, जिन व्यक्तियों की विषय में ज़्यादातर महत्व दिया गया है या उनको कहीं ना कहीं इंगित करते हुए बताया गया है, उसमें शिष्ट जनों की बात ज़्यादातर आती है और सामान्य जनों की बहुत कम। लेकिन अथर्ववेद में शिष्ट जनों की बात कम, और जो लोक जनजीवन के लोग हैं, जिनको हम लोक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं, उनकी बातें ज़्यादा की गई है। यही कारण है कि यहाँ जादू, टोना, टटका, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती है जो कि एक सामान्य जन जीवन में उपस्थित होती है। निश्चित तौर पर वे आगे कहते हैं कि ये दोनों संहिताएं दो विभिन्न संस्कृतियों के स्वरूप की परिचायिका हैं। अथर्ववेद लोक संस्कृति की परिचायिका है तो ऋग्वेद शिष्ट संस्कृति की। अथर्ववेद के विचार का धरातल सामान्य जनजीवन है तो ऋग्वेद का विशिष्ट जनजीवन। हमने इसको पहले भी व्याख्यायित किया कि किस तरीके से लोक जनजीवन का जो कहीं ना कहीं अथर्ववेद में वर्णन दिखाई पड़ता है, वह सामान्य जनजीवन या सामान्य जनता के को परिदृश्य में रखते हुए दिखाई पड़ता है, जबकि ऋग्वेद में विशिष्ट जनों या विशिष्ट व्यक्तियों के इर्द गिर्द देखने को मिलता है। ऋग्वेद में जैसे यज्ञ होता है और यज्ञ का विधान किया जाता है, तो वह उच्च या श्रेष्ठ व्यक्तियों के लिए कहीं ना कहीं बताया गया है, उनको कहीं ना कहीं ध्यान में रखकर इस बारे में बात की गई है। तो वहीं अथर्ववेद में अंधविश्वासों, अनुष्ठानों, टोना टोटका, जादू, मंत्र इत्यादि को ध्यान में रखते हुए बात की गई है। तो ये सारी चीज़ें हम केवल आज के साहित्य या आज के लिखित परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते, बल्कि यदि हमारे यहाँ एक पुरातन समय में
ऋग्वेद या ग्रंथों की जो बात की जाती है, ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो, सामवेद हो या यजुर्वेद हुआ, उनमें दो रूपों में, दो ग्रंथों में यह मूलतः हम इसको डिफाइन करने की पूरी कोशिश करते हैं कि ऋग्वेद किस तरीके से शिष्ट जनों के इर्द गिर्द दिखाई पड़ता है, शिष्ट जनों की बातों को व्याख्यायित करते हुए उन्हें किस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए, किस तरीके से यज्ञ कार्य या जो सामाजिक परोपकार की जो भावना है या उच्च या श्रेष्ठ बने रहने की जो स्थिति है वो किस तरीके से क्रियाकलाप करना चाहिए, उसके विषय में ये वर्णित करता है। जबकि अथर्ववेद किस तरीके से जो उसी समाज में रहते हुए निम्न श्रेणी के जो लोग हैं, जो अंधविश्वासों को ज़्यादा मानते हैं, जो जादू टोना टटका और कहीं ना कहीं अंधविश्वास या अनुष्ठानिक कार्यों पर ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने कुल देव या जो घर के देवता होते हैं उन पर कहीं ना कहीं अपनी 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 एक सोच को, अपने विश्वास को कायम रखते हैं, उनके विषय में कहीं ना कहीं अथर्ववेद में वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से ऋग्वेद और अथर्ववेद के जो स्वरूप का चित्रण होता है वह इस रूप में अलग अलग दिखाई पड़ता है। ठीक इसी तरीके से हम आगे उपनिषदों की बात जब हम करते हैं तो उसी उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, जीव, ब्रह्म, जगत, इस तरह की तमाम बड़ी बड़े व्यापक स्तर पर व्याख्यायित रूप देखने को मिलता है, जिसमें दर्शन के उन शब्दावलियों, दर्शन और चिंतन के उन विचारों का वर्णन किया जाता है जो कहीं ना कहीं शिष्ट जनों के इर्द गिर्द पाया जाता है, शिष्ट जो भोग और विलास की श्रेणी में अपने को रखते हैं, जिन जो समाज के लिए नियम और कायदे बनाने के लिए अपने को वर्णित करते हैं और कहीं न कहीं समाज में अपने को उच्च और श्रेष्ठता के रूप में पाते हैं, उन लोगों के लिए कहीं न कहीं उपनिषदों में इस तरह का वर्णन है। लेकिन इसी को अभिजात ग्रंथ या संस्कृति के रूप में भी हम कहते हैं। लेकिन जब हम लोक जनजीवन के वितरण या उससे उस पर विश्वास की बात या उसकी परंपरा की बात करते हैं, उसमें मान्यताओं की बात करते हैं, उसमें वर्णित प्रथाओं की बात कर रहते हैं, तो इस तरह की जो संस्कृति या हमें स्थिति देखने को मिलती है या वर्णन देखने को मिलता है, तो यह वर्णन कहीं ना कहीं मौखिक परंपरा के रूप में पहले तो दिखाई पड़ती है और बाद में इसका लिपिबद्ध रूप देखकर हम साहित्य के रूप में अपने सामने पाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्य धारा या श्रेष्ठ साहित्य या शिष्ट साहित्य की अपनी एक स्थिति बहुत पुरातन समय से चली आती नजर आती है, क्योंकि उनका एक व्यापक स्तर है, उनमें शिक्षा का एक बड़ा स्वरूप देखने को मिलता है। लेकिन जो लोक है, जो जन है, उसकी जो हम साहित्यिक नज़रिए से यदि हम बात करें तो यह पहले तो मौखिक रूप में थी, मौखिक जनजीवन में थी, क्योंकि वह रोजमर्रा में जो दैनंदिन क्रियाकलाप करता था, जो सुख दुख का आनंद लेता था या दुखात्मक स्थिति को भोगता हुआ अपनी पीड़ा को व्यक्त करता हुआ नजर आता था, तो वो लिखित रूप में नहीं बल्कि मौखिक रूप में था। और वह मौखिक रूप जीवंत या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का एक ही मार्ग था, जिसको वह कहानियों में पिरोता था, गीतों में पिरोता था, गाथाओं के रूप में एक दूसरे तक प्रस्तुत करता था, या जो नाटक होता था, जो लोक नाट्य जिसको हम कहते हैं, वो नाटक के माध्यम से अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी मर्यादा को, अपनी प्रथा को बताने की कोशिश करता था। इसी का कहीं ना कहीं समग्र रूप, समेकित रूप या एकत्रित रूप हम लोक साहित्य में पाते हैं। तो हम लोक साहित्य को यदि मौखिक साहित्य की वह परंपरा जो एक पुरातन समय से चली आती हुई नजर आती है और एक समय बाद हम उसका एक लिखित दस्तावेज अपने समक्ष पाते हैं, यदि हम इसको देखें तो कहीं ना कहीं इसका एक वर्णित रूप हम देख पाते हैं। वहीं पर यदि हम बात करें लिखित जो मौखिक साहित्य है और वो मौखिक साहित्य किस तरीके से अपनी चीज़ों को वर्णित करता हुआ दिखाई पड़ता है, तो इसको समझने की यदि कोशिश करते हैं तो यह सर्वसाधारण के रीति रिवाजों, रहन सहन, खान पान, बोलचाल, अंधविश्वास,
प्रथाएं, परंपराएं, धार्मिक क्रियाकलापों आदि विषयों से मिलकर बना होता है, निर्मित होता है। अर्थात जो लोक संस्कृति है, जिस लोक संस्कृति के विषय में हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो वह लोक संस्कृति, संस्कृति का तात्पर्य है कि वह जनजीवन जिसमें हम अपनी एक अलग पहचान निर्मित करते हैं और दूसरी जो समाज होता है, दूसरी जो संस्कृति होती है, उस संस्कृति से कहीं ना कहीं हम अलग संस्कृति, अपनी एक अलग खास संस्कृति को बनाने की कोशिश करते हैं। इस संस्कृति में हम रीति रिवाजों को, अपने रहन सहन को, बोलचाल की जो भाषा होती है उसको, खान पान को तथा अंधविश्वास जो हमारे समाज के अंदर व्याप्त होते हैं उनको, प्रथाओं को, परंपराओं को तथा धार्मिक क्रियाकलापों को शामिल करते हुए दिखाई पड़ते हैं या शामिल करते हुए नजर आते हैं। यही सब समेकित रूप से, यही सब एकत्रित रूप से कहीं ना कहीं लोक साहित्य या लोक संस्कृति की परंपरा को व्याख्यायित करवाते हैं या व्याख्यायित करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। जहाँ तक पाश्चात्य विद्वानों के अनुसार लोक साहित्य पर विचार करने की जो एक स्थिति देखने को मिलती है, वह पाश्चात्य विद्वानों ने उसे फोक संस्कृति या फोक साहित्य, लिटरेचर के नाम से वर्णित किया है। और यही फोक, जो फोक संस्कृति है या फोक साहित्य है, जिसमें फोक जो शब्द है वह सभ्यता, उसका जो तात्पर्य उन लोगों ने बताया है, वह तात्पर्य कहीं ना कहीं सभ्यता से दूर रहने वाली किसी संपूर्ण जाति का बोध कराते हुए नजर आती है। कहने का तात्पर्य है कि जिस फोक के विषय में पाश्चात्य विद्वानों ने गहन अध्ययन किया और कहा कि यह कहीं ना कहीं यह फोक वही है जो लोक समाज या लोक संस्कृति, जन संस्कृति की विषय में बताने की कोशिश की जाती है, यह उसी का कहीं ना कहीं समानार्थी शब्द है, अंग्रेजी शब्द है। और यह फोक का सही और बिल्कुल सटीक डेफिनेशन यदि देखा जाए तो यही हो सकता है जो अपनी सभ्यता से दूर रहने वाली किसी संपूर्ण जाति का बोध कराने वाली जो संस्कृति है या जो समाज है, उसी को हम फोक के रूप में वर्णित कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस संस्कृति या जिस जनता या जिस व्यक्ति के विषय में हम लोक साहित्य में या लोक साहित्य के अंतर्गत लोक के विषय में पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसी को पाश्चात्य विद्वानों ने फोक के रूप में देखने की कोशिश किया है या फोक के रूप में वर्णित करने की कोशिश किया है। यदि दूसरे शब्दों में हम कहें तो लोक को समझने के लिए एक बात यह भी हमारे सामने खुलकर आती है कि जो लोक की सत्ता नगर तथा ग्राम दोनों जगह समान रूप से दिखाई पड़ती है, वह ग्राम शब्द या गांव तक ही सीमित नहीं है, बल्कि जो जैसे कि आज बम्बई, दिल्ली और कलकत्ता जैसे बड़े नगरों में भी निवास करने वाले उन निम्न जाति के बीच भी देखने को मिलती है, जो अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, अपनी मर्यादा और अपनी जो पुरातन मान्यताएं थी, विश्वास थे, उनको जीते हुए नजर आती है। और वह जीवनचर्या कहीं ना कहीं किसी गीतों के माध्यम से या किसी कथा के माध्यम से या किसी गाथा के माध्यम से या किसी कहावत के माध्यम से वह निरंतर दिखाई पड़ती है। और यह कहीं ना कहीं परंपरा को चलाने, निभाने या किसी का मनोरंजन, अपने समाज का मनोरंजन करने के रूप में देखने को मिलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि इसका कहीं ना कहीं स्वरूप केवल ग्रामीण स्तर तक नहीं है, बल्कि नगरीय जनजीवन में जो अपनी दैनंदिन क्रियाकलाप कर रहे लोग हैं, उन तक भी यह स्थिति देखने को मिलती है। अर्थात ग्रामीण और नगरीय दोनों स्थानों पे जो अपनी एक संस्कृति को जीते हुए, जो अपनी एक सामाजिक क्रियाकलापों को करते हुए नजर आते हैं, वह लोग या वह जनता उस लोक साहित्य में शामिल की जाती है और कहीं ना कहीं वह श्रेष्ठ जनों या शिष्ट जनों से अपनी एक अलग पहचान बनाती हुई नजर आती है।
अस्पष्टता कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जो लोग संस्कृति तथा परिष्कृत लोगों के प्रभाव से दूर रहते हुए अपनी पुरातन स्थितियों में आज भी वर्तमान दिखाई पड़ते हैं, उन्हें लोक की संज्ञा से परिभाषित किया जा सकता है तथा इन्हीं लोगों के सुख दुख, जन जीवन की दैनिक क्रियाकलापों व सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों से निर्मित जीवन अनुभवों के समुचित रूप का फलक जिस साहित्य में प्रतिबिंबित होता है, उस समुचित स्वरूप को लोक साहित्य कहा जा सकता है। यह साहित्य प्रायः मौखिक होता है तथा परंपरागत रूप से चलता हुआ दिखाई पड़ता है। यह साहित्य जब तक मौखिक रहता है तभी तक इसमें ताजगी तथा जीवंतता पाई जाती है। जब यह लिपि के रूप में, लिखित रूप में वर्णित कर दिया जाता है तो इसकी जीवंतता या जीवन शक्ति नष्ट हो जाती है। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि जिस साहित्य में अपनी परंपरा, अपनी श्रेष्ठता या अपने जनजीवन के क्रियाकलाप को वर्णित करने की एक स्थिति दिखाई पड़ती है, एक पूरा का पूरा समाज दिखाई पड़ता है, उस समाज में कहीं ना कहीं अगर श्रेष्ठता का भाव होगा, यदि उच्चता का भाव होगा, यदि अपनी कुल मर्यादा का एक परंपरा को बताने का भाव, यदि ग्रंथों, पोथियों, उपनिषदों या इसके बताए हुए नियमों के तरीके से चीजें दिखाई देंगी तो वो लोक संस्कृति या लोक साहित्य के इर्द गिर्द तो नहीं दिखेगी, बल्कि वह श्रेष्ठ साहित्य या शिष्ट साहित्य कहलाने के ज्यादा करीब होगी। लेकिन जो जनजीवन, जो समाज, जो व्यक्ति या जो संस्कृति अपने उस मूल रूप में, अपनी उस सभ्यता को जीते हुए नजर आएगी, जो बिल्कुल अपने दैनिक क्रियाकलाप या कहीं ना कहीं सामाजिक जो स्वच्छंदता है, जो समाज में व्यक्ति खुले मन से अपनी दैनिक क्रियाकलापों को करता हुआ रोजमर्रा के जीवन को जीता हुआ नजर आता है, और वह गरीबी अपने जो भयावह जीवन है, जो कहीं ना कहीं गुलामी, मजदूरी, किसानी और बेदखली, दलित जीवन, शोषित जीवन, प्रताड़ित जीवन, इस तरह के जीवनों को झेलता हुआ नजर आता है, और वो कहीं ना कहीं इससे निर्मित अपने जनजीवन या मौखिक परंपरा का विकास करता है। तो इस तरह की मौखिक जो परंपरा है, उसी का जो व्याख्यायित रूप है, वह जब लिपिबद्ध कर दी जाती है या एक परंपरा से दूसरी परंपरा में चलती हुई एक बड़ी संस्कृति या बड़े समाज का स्वरूप ग्रहण कर लेती है, तो इस तरह का जो भी स्वरूप हमें लिखित हो या मौखिक हो रूप में पाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं लोक साहित्य या जनपदीय साहित्य के रूप में व्याख्यायित किया जा सकता है। तो हम यहाँ लोक साहित्य या जनपदीय साहित्य के स्वरूप को समझते हुए, लोक क्या है, लोक में जन या जनता या सामान्य व्यक्ति किस तरीके से समाज में दो रूपों में दिखाई पड़ते हैं, एक है श्रेष्ठ व्यक्ति और दूसरा है वह सामान्य जन या व्यवहारिक जनजीवन जीता हुआ व्यक्ति। जो श्रेष्ठ या जो शिष्ट व्यक्ति है, जो आचार विचार, मान मर्यादा, विलासिता या कहीं ना कहीं अपने को पुराण ग्रंथों और वेद पुराण पोथियों से पांडित्यपूर्ण जनजीवन जीता हुआ नजर आता है, उसमें रत रहता है, उसी के बताए हुए मर्यादाओं और नियमों से कहीं ना कहीं अपने को संचालित करता है, तो उसका एक अलग जीवन होता है, उसकी एक अलग सामाजिक स्थिति होती है। इस लोक साहित्य में हम इस प्रकार के व्यक्तियों के विषय में ध्यान नहीं देने की कोशिश करते, क्योंकि उनकी संस्कृति, उनका समाज हम मुख्य धारा के साहित्य में देख सकते हैं या देख पाते हैं, क्योंकि वो समृद्ध व्यक्ति होते हैं और उनके द्वारा लिखा गया साहित्य समृद्धपन होता है। जब हम समाज के उस निम्न वर्ग,
उस नीचे वर्ग जिसकी कोई अपनी एक शैक्षिक व्यवस्था नहीं होती है और न ही कोई जन जागरूकता जैसी स्थिति दिखाई पड़ती है, बल्कि वह अपने सामाजिक क्रियाकलापों को करने के लिए उसी रूप में जीता हुआ, उसी रूप में अनुभव करता हुआ नजर आता है जैसा वह अपने आसपास देखता है। और यही कारण है कि यहाँ यथार्थता की पूर्णतः स्थिति देखने को मिलती है। न तो इसमें बनावटीपन होता है और न ही यहाँ कृत्रिमता का कोई बोध होता है। यही कारण है कि इनके द्वारा जो निर्मित जो अपनी सभ्यता है, अपनी संस्कृति है, अपने आचार विचार हैं, रहन सहन है, धार्मिक या राजनीतिक या सामाजिक या आर्थिक जो क्रियाकलाप हैं, वो सभी कहीं न कहीं शिष्ट जनों से अलग दिखती है। वो और वही सब समेकित रूप से एक अलग संस्कृति को उत्पन्न करने या एक अलग संस्कृति को डेवलप करने की कोशिश में हमें अलग ठहराती है। तो इसीलिए इन सभी समेकित रूपों का यदि हम एक जगह अध्ययन पाते हैं तो वो अध्ययन ही हमें लोक साहित्य के रूप में वर्णित कराती है या